और यूपी में अगर कोई कमाल हुआ है तो वो समाजवादी पार्टी के जरिए हुआ है। योगी की लीडरशिप को क्या खारिज कर दिया यूपी की जनता ने? उत्तर प्रदेश की सरकार को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। 27 को किस रूप में देख रहे हैं आप? 27 के लिए तो आपके कार्यकर्ताओं की भुजाओं का जो बल है वो कई गुना बढ़ गया है। जब मोदी जी उत्तर प्रदेश से हार चुके तो योगी जी तो कहीं टिकने वाले नहीं अखिलेश जी के सामने। दोस्तों, इस समय चारों तरफ चुनाव की चर्चाएं हैं, चुनाव की खबरें हैं और हम भी चुनाव पर ही बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं राजेश यादव राजू, पूर्व एमएलसी हैं, विधान परिषद के सम्मानित सदस्य रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से ऐतिहासिक जनादेश दिया है और वो जनादेश जिसने भाजपा के विजय रथ को रोकने का काम किया, वो जनादेश जिसने भाजपा के उस अभिमान को तोड़ने का काम किया कि वो अपराजेय हैं और वो 400 पार जाने की बात कर रहे थे, 300 पार नहीं जा पाए, बल्कि जो बीजेपी का अपना जो बहुमत का आंकड़ा था उससे भी काफ़ी पीछे रह गए। उसमें उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका रही और उत्तर प्रदेश में जो अहम सियासी किरदार हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, उनमें से एक है राजेश यादव राजू। 4 लोकसभा सीटों पर इन्होंने इलेक्शन मैनेजमेंट देखा और मैनपुरी के ये प्रभारी रहे। बाराबंकी, घोसी और आजमगढ़ में भी चुनावी प्रबंधन इन्होंने देखा। चारों सीटें बड़े बहुमत से इंडिया गठबंधन ने चारों सीटें जीत ली। राजेश जी, आपने ग्राउंड पे काम किया, इन 4 सीटों पर आपने पूरा टाइम भी दिया और डिम्पल यादव जी के आप चुनाव प्रभारी भी रहे। मैं ये जानना चाहूँगा कि धरातल पर कौन से वो मुद्दे थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचाया, बीजेपी को नुकसान पहुँचाया? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपसे बात करने का अवसर मिला। इस देश में लोकतंत्र में समाजवादी पार्टी के रूप में मुझे काम करने का, एक कार्यकर्ता के रूप में जो अवसर मिला है, हम तीसरे चरण में मैनपुरी का जब चुनाव हो रहा था तो 16 तारीख को नॉमिनेशन आदरणीय डिम्पल यादव जी का था पिछले महीने में। तब से लेकर के मैं लगातार चुनाव में रहा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ज़मीन पर बहुत ज़्यादा आक्रोश था, विशेष तौर पे नौजवानों में और पिछड़े समाज में और दलित समाज में और किसानों में। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम ज़मीन पर उनके खिलाफ जनता खिलाफ थी। लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते थे, जो डबल इंजन की सरकार थी उसको हटाना चाहते थे और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ है और इंडिया गठबंधन के नायक के तौर पर, इंडिया गठबंधन के सूत्रधार के तौर पर, एक बहुत बड़े रणनीतिकार के तौर पर आदरणीय अखिलेश यादव जी का उदय हुआ है, जिन्होंने, जो लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश भाजपा का गढ़ है, उत्तर प्रदेश भाजपा का किला है, उस किले को भेदने का काम अखिलेश यादव ने किया। उनकी जो पीडीए की रणनीति थी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, आधी आबादी, उस पर जो उन्होंने ज़मीन पर काम किया, उसका परिणाम ये हुआ कि जब से हमारी पार्टी का गठन हुआ है तब से लेकर के आज तक सबसे बड़े दल के रूप में, सबसे ज़्यादा सीटों के रूप में हमारे महबूब नेता अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आज समाजवादी पार्टी देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। और मुझे ये कहने में गर्व हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त ही नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या भगवान राम की धरती पर पटकनी ऐसी दी है कि वो लोग कहते थे कि हम भगवान राम को लाए हैं, भगवान राम ने उनके मुंह पे ऐसा तमाचा मारा है कि तुम राम को नहीं लाए हो, राम इस सृष्टि को बनाए हैं, राम इस दुनिया को बनाए हैं, राम हम सबको बनाए हैं, इसलिए तुमको वापस भेज रहे हैं। इसलिए हमने अयोध्या जैसी सीट, जो इसी साल इन्होंने राम मंदिर का ढिंढोरा पीटा कि हमने राम मंदिर बनाया, जबकि देश ही नहीं बल्कि दुनिया जानती है कि सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर हमारा भी है, उनका भी है, राम हम सबके हैं। हम लोग राजनीति में राम को नहीं लाते हैं, हम लोग राम के उपासक हैं। और मुझे खुशी है कि मैं जिस जनपद से आता हूँ उसी जनपद की एक सीट दरियाबाद उसी लोकसभा में आती है और बाराबंकी की सम्मानित जनता ने भी उस सीट को मजबूती से जीत के दिया है और बाराबंकी भी अयोध्या की जीत में अग्रणी भूमिका में रही है। बाराबंकी, आजमगढ़, घोसी और मैनपुरी के तो आप इलेक्शन के प्रभारी ही थे, इंचार्ज भी थे। ये जो पूरा चुनाव रहा उसने
कहीं ना कहीं पूरे विपक्ष के मनोबल को भी मजबूत कर दिया है। जिस तरह से पिछले 10 वर्षों से पूरे भारत में मोदी जी जिस तरह से उन्होंने 14 में सरकार बनाई, 19 में बनाई, तो 10 सालों से पूरा भारत मोदीमय हो गया था। और यूपी में भी 2 बार उनकी सरकार दूसरी बार आई। समाजवादी पार्टी ने 17 की गवर्नमेंट लूज़ की, 19 का लोकसभा लूज़ किया, फिर 22 की यूपी की गवर्नमेंट असेंबली इलेक्शंस लूज़ किए थे। तो कार्यकर्ताओं का मनोबल, आम कार्यकर्ता क्या कह रहा है रिजल्ट के बाद? जो कार्यकर्ता कई चुनाव हारने के बाद थोड़ा सा थक गए थे, ये 24 का जो जनादेश है, इसने कार्यकर्ताओं को किस तरह से, उनकी ऊर्जा में किस तरह से वृद्धि की? आप फील क्या कर रहे हैं धरातल पर? सहारनपुर से पहले चरण का चुनाव शुरू हुआ था। जब चुनाव शुरू हुआ था तो इतनी आंधी नहीं थी, लेकिन जब दूसरे चरण और तीसरे चरण तक आया तो ये चुनाव आंधी के रूप में, और चौथा, पांचवा, छठे चरण जाते हैं तो तूफान में बदल गया। जनता और विशेष तौर पे नौजवान अब उन मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते हैं जिन पे भारतीय जनता पार्टी वोट लेकर के 10 साल से मूर्ख बना रही थी। वो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, दवाई, पढ़ाई, लिखाई, सिंचाई, सुनवाई, महंगाई जैसे मुद्दों पर बात करना चाहती है। वो चाहती है कि हमारे भविष्य के लिए आपने क्या किया 10 साल में, देश की सरकार और 7 साल की राज्य की सरकार। आपने एक भी नौजवानों का कोई भी भर्ती नहीं करा पाए। आज नौजवान बेरोजगारी की सड़कों पे घूम रहा, परेशान है। कोई साधारण क्राइम करता है तो आप उसके घर पे, क्राइम के हम खिलाफ हैं, लेकिन उसके घर के बुलडोज़र से गिरा देते हो, ज़मींदोज कर देते हो, डराते हो। मैं पूछना चाहता हूँ कि इतने नौजवानों के भविष्य को जो बर्बाद किए हैं, जिन लोगों ने पर्चा लीक किया है, सरकार दोषी? क्या उनके घर पर बुलडोज़र गया? उनके सपनों को जो चकनाचूर किया गया, उनके सपनों को जो मजाक बनाया जा रहा, उन पे क्या बुलडोज़र गया? क्यों नहीं गया? इसलिए नहीं गया क्योंकि सरकार ही पर्चा लीक करा रही है, इसलिए नहीं गया, क्योंकि सरकार ही नहीं चाहती है कि गरीबों को। अच्छा, यूपी में सबसे खराब परफॉर्मेंस बीजेपी का दिखा और आपका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस यूपी में ही दिखा। राहुल गांधी भी अपने आप को ये कहने से रोक नहीं पाए कि यूपी के लोगों ने कमाल कर दिया। और जाहिर सी बात है, यूपी में अगर कोई कमाल हुआ है तो वो समाजवादी पार्टी के जरिए हुआ है। यूपी में जो ताकत मिली है पूरे इंडिया गठबंधन को, जिसने पूरे देश में इंडिया गठबंधन का सम्मान बढ़ा दिया, वो ताकत उत्तर प्रदेश से मिली है। और उसका सीधा क्रेडिट समाजवादी पार्टी को जाता है, क्योंकि यहाँ ग्रास रूट लेवल पर आप ही थे। कांग्रेस यहाँ ग्रास रूट लेवल पर उतनी नहीं थी, ये सभी जानते हैं। कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर पिछले कई दशकों से उतनी मजबूत नहीं रही, लेकिन आपके साथ आने से उन्हें भी संजीवनी मिल गई। ये एक धरातल की सच्चाई है। उत्तर प्रदेश की सत्ता जो है योगी आदित्यनाथ की, एक पॉलिटिशियन के तौर पर, आपको भी अब सियासत में काफ़ी वक्त हो गया है और आप प्रदेश के उच्च सदन के सदस्य रह चुके हैं। एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में मैं जानना चाहूँगा कि यूपी की सरकार का ये कितना बड़ा फेलियर है? योगी की लीडरशिप को क्या खारिज कर दिया यूपी की जनता ने? जनता देश की सरकार और राज्य की सरकार को, दोनों को नकार चुकी है। जनता मोदी को हटा दी है और योगी को संदेश दे दी है कि आपको भी उत्तर प्रदेश में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। वैसे तो उत्तर प्रदेश की सरकार को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें 37 सीटों पे और गठबंधन मिला करके हमें लगभग 45 सीटों पर हमें जीत मिली। इसलिए एक लोकसभा में 5 सीटें होती हैं, आप जोड़ सकते हो, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जनादेश हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता उनके खिलाफ है और जनता को एक ही नेता दिखाई दे रहा है जो जमीन पर ग्रास रूट पे काम, उसका नाम अखिलेश यादव। डबल इंजन की सरकार, फिर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम, ढेर सारे कैबिनेट मंत्री, इन लोगों ने किया क्या? इधर लगभग 7 वर्ष ये चला चुके हैं यूपी में, ये दोनों डिप्टी सीएम और इनके तमाम काबीना मंत्री। धरातल पर इन्होंने क्या दिया लोगों को? ये लोग राजशाही की तरह काम करना चाहते हैं, लोकशाही को खत्म कर देना चाहते हैं, ये लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहते हैं। हमने जनता को यही समझाया कि भारतीय जनता पार्टी इस संविधान को खत्म करना चाहती है और उसका जीता जागता उदाहरण है। समय समय पर इन्होंने संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और यहाँ तक कि संविधान ही नहीं, हमारे वोट के अधिकार को भी भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है, क्योंकि इनके नेताओं ने लगातार बयान दिया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे अयोध्या के सांसद ने बोला, अनंत हेगड़े बोले, तमाम ऐसे लोग बोले कि हमें 400 सीट चाहिए। सरकार तो 272 में बन रही है, 400 क्यों चाहिए हमें? 400 इसलिए चाहिए क्योंकि हमें इस देश के संविधान को बदलना है।
कि जो पिछड़े समाज के लोग, जो दलित समाज के लोग जो पीछे रह गए, उनको आगे लाने के लिए संविधान ही एक ऐसा रास्ता है, आरक्षण ही एक ऐसा रास्ता है जो पीछे वालों को आगे लाना है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित जो बहुत पीछे हैं उनके खिलाफ है, उनकी विरोधी है। ये बात हम लोग समझाए और जनता इस बात को मानी है। अच्छा, अब 27 भी नज़दीक आ रहा है। 24 का किला, ये कहेंगे कि यूपी का किला तो ये स्पष्ट है कि आपने फतह कर लिया है और देश के किले पे चढ़ने के लिए संघर्ष हो रहा है। अब बिना जोड़ तोड़ के कोई सरकार बनेगी नहीं और जोड़ तोड़ का खेल भी चल रहा है। और जाहिर सी बात है कि देश का जो जनादेश है तो एक मिश्रित जनादेश है, स्पष्ट जनादेश नहीं है। एनडीए के पक्ष में जरूर स्पष्ट है, लेकिन जैसा कि नेताओं का बयान आ रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे जो सियासत के बड़े किरदार हैं, ये लोग भी आपके लोगों के भी संपर्क में हैं। 27 को किस रूप में देख रहे हैं आप? 27 के लिए तो आपके कार्यकर्ताओं की भुजाओं का जो बल है वो कई गुना बढ़ गया है। हमारे कार्यकर्ता बहुत जोश से लबरेज हैं, पूरी क्षमता के साथ अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं और अखिलेश यादव जी को मजबूती प्रदान किए हैं। हमें आशा है, नहीं पूर्ण भरोसा है कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी जब जनादेश खो चुकी है, आज की डेट में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव इसी उत्तर प्रदेश में हार चुकी है, इसी उत्तर प्रदेश ने भाजपा के खिलाफ जनादेश दिया है, तो 27 आते आते जब मोदी को भारतीय जनता पार्टी नहीं पसंद करती है, जो भारतीय जनता पार्टी ये दम्भ भरती है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता, दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता, जिनके नाम पे बाथरूम का भी उद्घाटन करने जाते हैं, किसने बनवाया? मोदी जी ने। मोदी जी के अलावा ईंट से लेकर के जहाज तक मोदी जी। जब मोदी जी उत्तर प्रदेश से हार चुके तो योगी जी तो कहीं टिकने वाले नहीं अखिलेश जी के सामने। योगी जी की कोई हैसियत नहीं अखिलेश जी के सामने। अखिलेश जी देश के बहुत बड़े नेता के तौर पे उभरे। योगी जी एक पार्टी के नेता हैं उत्तर प्रदेश के, और अखिलेश यादव जी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद सबसे बड़े दल के नायक के रूप में आए। इसलिए योगी कहीं दूर दूर तक टिकने वाले नहीं, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जाना तय है, समाजवादी पार्टी को आना भी तय है, क्योंकि हम गरीबों के, किसानों के, पिछड़ों के, दलितों के और जो हमारा पीडीए है उस पर काम कर रहे हैं, और उसी रणनीति का हिस्सा है कि हम इतनी ज़्यादा सीटें जीते हैं। राजेश जी, आप अखिलेश जी के भी बहुत निकट हैं। अखिलेश यादव के जो टॉप 5 जो उनके क्लोजेस्ट लोग माने जाते हैं उनमें सर्वविदित है, लोग कहते भी हैं इसको कि आप बहुत निकट हैं, इसीलिए उन्होंने मैनपुरी का दायित्व आपको सौंपा था। मैं पूर्वांचल में भी गया था, कई सीटों पे मैं गया था। मुझे कई लोगों ने खुलेआम कहा, कैमरे पे कहा लोगों ने कि लोग अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी अखिलेश यादव के अंदर है, सीएम रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, लंबे समय से सक्रिय राजनीति में हैं, तो अखिलेश जी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, ये बातें उठ रही हैं। आपका क्या मत है? इंडिया गठबंधन को एक सशक्त नेतृत्व भी तो देना है, और अगर प्रधानमंत्री के लिए कवायद चल रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार भी बने और अपना प्रधानमंत्री हो, अपना मंत्रिमंडल आवे, आपकी क्या इच्छा है? देखिए, हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है। हम बहुत छोटे पर से, जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था, तब से हम लोग ये नारा लगाते आए हैं कि लाल किले पर किसी किसान का बेटा कब झंडा फहराएगा। नेताजी के लिए हमने हमेशा नारा लगाया है कि धरती पुत्र नेताजी, लाल किले पे जो समाजवादियों का सपना है कि किस दिन समाजवादी और किसान का बेटा झंडा लहराएगा। मुझे खुशी है कि आज हमारे बीच में नेताजी तो नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है कि उनके बेटे के तौर पे वही पिता यही खुशी चाहता है कि मेरा बेटा उस ऊंचाइयों को छुए। अखिलेश यादव जी ने नेताजी की से ज़्यादा भी सीटें ला करके साबित कर दिया है कि वो धरती पुत्र नेताजी के पुत्र हैं। तो हम सबका सपना है, जो बहुत पहले से नारा लगाते आए हैं कि किसान का बेटा, गांव का बेटा, पिछड़े का बेटा देश की संसद में और देश के लाल किले पे झंडा फहराए, और वो दिन हमें अब सही समय दिखाई दे रहा है कि देश के लाल किले पर और देश प्रधानमंत्री के तौर पे हमारे महबूब नेता अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन को एकजुट करने के सबसे बड़े सूत्रधार, और इतने बड़े राज्य के वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
नहीं, जो एक देश बड़ी का बात- सबसे बड़ा राज्य है उसके वो मुख्यमंत्री राजेश रहे जी, ये भी उनका बड़ी बहुत बात बड़ा है प्रशासनिक कि अनुभव है। जो बहुमत रुक गया भाजपा का, ये सारी चर्चाएं इसलिए हो पा रही हैं कि बीजेपी ने बहुमत नहीं हासिल किया, अदरवाइज तो इन चर्चाओं का कोई स्कोप ही ना होता। 272 सीटें हासिल करने से बीजेपी को उत्तर प्रदेश ने रोका, और उत्तर प्रदेश इसलिए रोक पाया क्योंकि अखिलेश यादव का जो संगठन धरातल पर था, समाजवादी पार्टी के जो हजारों लाखों कार्यकर्ता थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की। तो आपने बीजेपी के बहुमत को रोका है, तो एक अधिकार तो ये स्वाभाविक रूप से नहीं, बनता बिल्कुल है अधिकार नहीं, मैं कि फिर कह रहा हूं अगर कोई चर्चा हो तो उस चर्चा में पहले नंबर पे। नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन के जितने अलायंस हैं उन सब में कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी के रिश्ते चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे चंद्रबाबू नायडू हों, नेताजी से लेकर के आज तक, और चाहे ममता बनर्जी जी हो। ममता बनर्जी जी तो बहुत कांग्रेस से मानती उनके है, रिश्ते बहुत खराब है। ममता जी इतना मानती है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने ममता जी को उत्तर प्रदेश में भी एक सीट दिया था, भदोही। जी हाँ, हमारे ललितेश जी लड़े थे। तो हमारे जो और अलायंस ममता जी ने बंगाल में कांग्रेस के साथ कोलिशन नहीं किया, कांग्रेस को वो बिल्कुल नहीं पसंद करती हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन जो अखिलेश जी बना सकते हैं सारे गठबंधन सहयोगियों से। मेरा कहने का बस यही मतलब है कि अखिलेश यादव सर्वमान्य इस देश के नेता हैं, प्रदेश नहीं, पूरे भारत के, हिंदुस्तान के सर्वमान्य ऐसे नेता हैं जिनको लोकप्रियता और जिनकी स्वीकार्यता सभी दलों पर है। इसलिए मुझे पूरा आशापूर्ण भरोसा है, और जो हम सबका किसानों, पिछड़े, दलितों, शोषितों, वंचितों, पीडीए का जो सपना है कि भारत का प्रधानमंत्री गांव का हो, किसान का बेटा हो, पिछड़े समाज का हो, वो अखिलेश यादव जी से बेहतर चेहरा पूरे देश में मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा। और अखिलेश जी के नाम पर जो लोग हमारे साथ नहीं हैं, जो इंडिया अलायंस में नहीं है, वो सभी लोग अखिलेश जी के नाम पर सहमत हो जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। एक अंतिम सवाल के साथ इस बातचीत को विराम देंगे। राजेश जी, जनता ने जो जनादेश दिया, जनता ने बदलाव का संदेश दिया, और कितनी सीटों पर देश भर में, प्रदेश में उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट्स को भी रिजेक्ट किया, बीजेपी के तमाम सिटिंग एमपीज को भी रिजेक्ट किया, मिनिस्टर्स को भी रिजेक्ट किया। और एक बड़ी बात, फील्ड में हम लोग जब जाते थे तो लोगों के मन में थी कि अहंकार, कि साहब फ़ोन नहीं उठता है सांसद जी का, मिलते नहीं हैं, मिलने जाओ तो ठीक से बात नहीं करते हैं, सम्मान नहीं देते हैं। एक बात आप, और समाजवादियों में ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि जो समाजवाद की परिभाषा है कि हम गरीबों को भी सम्मान दें, युवाओं को भी सम्मान दें, सबको साथ लेके चलें। तो ये जितने लोग चुनाव जीते हैं इंडिया गठबंधन के या समाजवादी पार्टी के गठबंधन परिवार से, एक भरोसा पब्लिक चाहती है ये मिले कि ये सारे सांसद जो हैं ये जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, ये अहंकार से पीड़ित नहीं होंगे, ये गरीबों को सम्मान देंगे। कोई कार्यकर्ता, कोई आम आदमी, गांव का आदमी इनसे मिले तो उसके आंसुओं को पोंछने का काम करेंगे। आप क्या मानते हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता को, जो जातियों के बंधन को तोड़ करके सभी जातियों के लोगों ने, चाहे जो समाज हो, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, सभी लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, जैसे 2012 में दिया था, तभी हमारी इतनी सीटें आई। मैं सभी को, उत्तर प्रदेश के आम जनमानस को बधाई देना चाहता हूँ कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से परेशान थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी को विकल्प के तौर पर चुना और समाजवादी पार्टी को वोट दिया। उसका जीता जागता उदाहरण हमारी सीटें, हमारा वोट परसेंटेज है। और हमारे जो नेता चुन करके आए हैं, ये जनता का चुनाव है। हर 5 साल में जनता की दहलीज पे जाना है। मोदी शायद या भारतीय जनता पार्टी ये भूल गई थी कि हमें जनता का हर 5 साल में आशीर्वाद लेना है, सामना करना है। इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर ही आए थे। जनता ने उन्हें नकारा है क्योंकि वो कहीं खरा नहीं उतरे थे, किसी काम पे नहीं उतरे थे। वो सिर्फ और सिर्फ जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे थे, जनता जान गई कि इन मुद्दों का कोई महत्व नहीं। मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ईद, दिवाली, इन सब मुद्दों को जनता भूल चुकी है। जनता आज के प्रेजेंट पे जीना चाहती है, रोजगार के नाम पे बात करना चाहती है, महंगाई पे बात करना चाहती है। वही भारतीय जनता पार्टी के नेता थे कि महंगाई पर परमानेंट आंदोलन करते थे। आज कोई भी नेता महंगाई पे बात करने वाला नहीं, बेरोजगारी पे बात करने वाला नहीं, किसी भी धरातल मुद्दे पे बात करने वाला नहीं, कोई भाजपा का नेता। और ना इस पे वो बहस करना चाहते। भरोसा लोग चाहते हैं कि जो कंडक्ट और बिहेवियर है, जो आचरण और व्यवहार है, वो बेहतर रहेगा। बिल्कुल बेहतर रहेगा। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जितने लोग हैं, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे और समय आने पर देश में भी सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की।
और प्रदेश में तो इनकी कहीं दूर दूर तक टिकने वाले नहीं। मैं एक बार फिर अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूं, जिनके नेतृत्व में आज देश में समाजवादी झंडा लहरा रहा है और देश में अखिलेश यादव एक नायक के तौर पे उभरे हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण भरोसा है कि हम लोग देश पर भी सरकार बनाएंगे। और विशेष तौर पे बाराबंकी वासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि सबसे बड़ी जीत बाराबंकी की हुई है। सारे रिकॉर्डों को तोड़ा है बाराबंकी में। बाराबंकी में नौजवान प्रत्याशी तनुज भाई मजबूती के साथ उभरे हैं और मजबूती के साथ जीत के आए हैं। मैं मैनपुरी में काम किया और जैसे मैनपुरी का चुनाव ख़त्म हुआ उसके बाद मैं लगातार बाराबंकी में रहा और बाराबंकी में काम करने के बाद मैं आजमगढ़ धर्मेंद्र जी के चुनाव में रहा और छठे चरण में, फिर सातवें चरण में घोसी में। चारों सीटें समाजवादी पार्टी जीती है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होता है उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। हर एक कार्यकर्ता अनुशासित है पार्टी का और मुझे गर्व है कि पार्टी नेतृत्व इतना भरोसा करता है कि हमें काम करने के लिए प्रदेश में विभिन्न सीटों पे भेजता है और ईश्वर की कृपा से आम जन्म राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संघर्ष और मेहनत से कि सब रिजल्ट भी अच्छा आया। मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश के जनमानस को, विशेष तौर पे मैनपुरी और बाराबंकी के लोगों को कि डिम्पल यादव जी को फिर ऐतिहासिक मतों से देश की संसद में भेजा है। 5 विधानसभाएं हैं वहाँ, पाँचों विधानसभा को सभी विधानसभाओं से बहुमत ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताया है। और ये समाजवादी धरती है हमारी बाराबंकी, जो मेरी जन्मभूमि है। ये रामसेवक यादव जी की सरजमीन है, ये बाबू बेनी प्रसाद वर्मा जी की सरजमीन है। ये भी समाजवादी मजबूती की धरती है। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ भी भरोसा दिलाया था। 16 जनवरी को अखिलेश यादव जी आए थे अशरफी लाल यादव जी की श्रद्धांजलि सभा में। मैंने अपने भाषण में अखिलेश जी के सामने कहा था कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको भरोसा दिलाता हूँ। लाखों लाख लोग सामने थे, उनसे भी मैंने हाथ उठा के शपथ दिलाई थी कि नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि बाराबंकी रामसेवक की धरती है और अयोध्या बाबू मित्र सेन जी की धरती है। इन दोनों सीटों को अवधेश प्रसाद जी को, तभी अवधेश प्रसाद जी का टिकट भी नहीं घोषित हुआ था, लेकिन मैंने भाषण में अपने कहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने कि अवधेश प्रसाद जी को और बाराबंकी दोनों सीटों को जिताओगे कि नहीं। सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी को, अशरफी लाल जी को देना चाहते हो तो हाथ उठा के भरोसा दिलाइए। बाराबंकी और अयोध्या की लाखों लाख जनता 16 जनवरी को ही शपथ ले ली थी कि बाराबंकी और अयोध्या में समाजवादी परचम लहराना है। मुझे खुशी है कि आज अयोध्या और बाराबंकी दोनों सीटों पर समाजवादी परचम लहराया है। 16 तारीख की मुझे बात याद आती है और वो भाषण मेरा याद आता है कि उसी दिन यह तय हो गया था कि दोनों सीटें जीतेंगी और दोनों जीती। और इन दोनों का श्रेय मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को देना चाहता हूँ। तो आपने राजेश जी को सुना और जिस तरह से बड़ा ये इंटरव्यू भी बड़ा जोश खरोश से भरा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि यही समाजवादी पार्टी की विशेषता है। ये एमएलसी भी रह चुके हैं, लेकिन जब बात करते हैं तो बिल्कुल युवा कार्यकर्ताओं की तरह बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के पास जो यूथ कैडर है उसका कोई जवाब नहीं है। मैंने उत्तर प्रदेश में इस बार लोकसभा की 1 दर्जन सीटों का भ्रमण किया और मैंने देखा कि युवाओं के मुकाबले में कोई जवाब नहीं। किसी पार्टी के पास यूथ नहीं है उतना जितना समाजवादी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में है। और शायद यही यूथ एनर्जी जो है, इसने चुनाव में काम किया और बड़ी सफलता मिली इंडिया गठबंधन के नेताओं को, समाजवादी पार्टी के नेताओं को। बेरोज़गारी और महंगाई, इन 2 विषयों पर ये गांव-गांव तक गए और इन 2 विषयों पर लोगों का मन बदला। वही लोग जो 14 में नरेंद्र मोदी के साथ खड़े थे, वही लोग जो 2019 में बीजेपी के साथ खड़े थे, वही लोग 2024 में समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो गए, इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो गए। धन्यवाद।